नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भरत सर क्लासेस में। मैं अक्षय मिश्रा आपको यूपीएसआई के जो प्रीवियस पेपर हैं इस समय 2017 के वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को 13 दिसंबर 2017 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसके हिंदी का सेक्शन, जीएस का सेक्शन और जो मैथ्स का सेक्शन है वो कंप्लीट करा दिया था। और इसी के साथ जो 14 तारीख का जो पेपर हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट का, उसकी मैथ्स और हिंदी का हो चुका है। आज जो टर्म है वो हम लोग का है रीजनिंग कराने का। तो आज शुरू करते हैं अपना रीजनिंग की क्लासेस। शुरू करने से पहले चाहेंगे प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहली चीज जो दूसरे से संबंधित है इसमें दूसरा किससे संबंधित होगा, नीचे जो ऑप्शंस गिवन है। तो हमें पता है कि जो निमोनिया है ये लंग्स को इफेक्ट करती है, मींस ये लंग्स से रिलेटेड डिसीज है। तो यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म भी किसी कोई ऐसा पार्ट होगा हमारे बॉडी में जिससे रिलेटेड कोई ना कोई ये डिसीज होगी। तो एस्टिग्मेटिज्म को हम बोलते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। तो ये एक आई बिंदुकता, आपने देखा होगा ये आई की क्या होती है, एक डिसीज होती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका आई क्या मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, कह रहा है कि 4 लड़कियां और 4 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। मीन्स एक वर्गाकार टेबल है आपकी और इसके चारों ओर ये लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं, 4 लड़की हैं और 4 लड़के, मीन्स टोटल 8 लोग होंगे। तो आगे कंडीशन पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं उनमें से 4 लोग कोनों पर बैठे हैं और 4 लोग वर्गाकार टेबल की भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका कुछ इस फॉर्म में है, 4 लोग यहाँ पे हैं और 4 लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गए 8 लोग और सब लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। तो अब समझिएगा कि जब अंदर देखते हैं इन साइड तो राइट जैसे ये राइट होगा, लेफ्ट इधर लेफ्ट होगा। और जब बाहर देखते हैं तो बाहर की तरफ मुंह करके देखेंगे तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये आपका होगा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो इसको समझिएगा, राइट लेफ्ट में ही प्रॉब्लम होती है। कहा गया है सुमा रेखा के दाईं ओर नहीं बैठी है। देखिए यहाँ पे जस्ट दाईं बोला नहीं है कि बिल्कुल दाएं नहीं बैठी हुई है। तो आप ये समझिए कि जैसे मानव बोला है कि दाईं नहीं बैठी, इट मींस अगर हम इसको सेंटर मान लें, इसको अगर हम सेंटर मान लें तो इन तीनों में नहीं हो सकती है, वो इन तीनों में या इन चारों में हो सकती है। ठीक है, इन तीनों में से एक होगी या इन तीनों में से एक होगी। अगर इसको हम सेंटर मानते हैं तो वो इन तीनों में से एक होगा या इन तीनों में से एक होगा। क्लियर है, अगर दाईं नहीं बैठी है की कंडीशन ये आपको गिवन है। तो कहा गया है रेखा सुमा रेखा के दाईं नहीं बैठी है। सुमा रेखा के दाएं साइड नहीं बैठी है, राइट हैंड पर नहीं बैठी है। अब इसको आगे हम बताएंगे क्या है। अगला हमसे कह रहा है सुमा रेखा के दाईं नहीं बैठी है लेकिन रानी के सामने बैठी है। तो हम मान लेते, अब हमसे कहा गया है सुमा, तो सबसे पहले सुमा को यहां मान लेते हैं कि सुमा यहां पे बैठी है। अगर सुमा यहां पे बैठी है तो रानी आपकी यहां पे बैठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रानी के सामने बैठी है। फिर कहा गया रेखा विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी। और अभी कहा गया था कि रेखा जो है वो सुमा जो है वो रेखा के दाएं नहीं बैठी है। तो रेखा यहां पे नहीं हो सकती, रेखा आपकी यहां पे होगी क्योंकि अब ये इसके बाएं से तीसरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहां करेंगे तो इसके राइट हैंड पे आ जाएगा। तो अब क्या है, रेखा जो है वो सुमा के बाएं हो गई, दाएं नहीं हुई। हमसे कह रहा है रेखा विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी, मीन्स अगर रेखा यहाँ पे है तो निशा आपकी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि रेखा यहीं पे हो सकती है, यहाँ पे रेखा नहीं हो सकती। क्योंकि हमको जो कंडीशन थी कि रेखा के दाएं साइड सुमा नहीं बैठी है वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए रेखा को यहाँ पे हमने पोजीशन दे दी है। फिर कहा जा रहा है रेखा विकर्णित रूप से निशा के सामने बैठी है, जो रीना के दाईं ओर बैठी है। कौन, निशा। निशा रीना के दाईं ओर बैठी हुई है। फिर कह रहा है अजय रीना के बगल में बैठा है। तो रीना के बगल में एक ही जगह है और यहीं पे अजय बैठा होगा। अजय रीना के बगल में बैठा है और अभिनव के सामने है। तो अजय का जस्ट अपोजिट ये हो गया, तो यहां पे आपके अभिनव आ गए। और लास्ट हमसे कहा गया है जो अरुण के बाएं बैठा है, यहाँ पे अरुण हो गया। तो ये भी सही हो गया कि अरुण के बाएं में बैठा है, गलती हमारी कोई नहीं। तो सभी 8 लोग बैठ गए 4 लड़कियां और 4 लड़के। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। सुमा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है।
सुमा के ठीक बाईं ओर, तो सुमा उधर है, सुमा का सेंटर नीचे की ओर होगा, है ना। तो सुमा का ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा निशा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? निशा जो है वो सुमा के ठीक बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड बैठी। ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको 4 आकृति दी है और कहा गया है इनमें से 3 एक है और कोई एक है जो इससे अलग है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ ऐसे एक डबल सर्कल आपका बना हुआ है, क्लियर है। ये एक सर्कल सीधे गया है और ये सर्कल सीधे आया है। उसके बाद अगर सब में देखें आप, बी, सी और डी में देखें, तो ये वाली जो लाइन आपकी एरो वाली जा रही है, ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये सीधे है। अगर आप बी में देखें, अगर आप सी में देखें और अगर आप डी में देखें, ये तीनों सेम है, क्लियर है। लेकिन जो आपका ए है, पहला वाला ऑप्शन है, उसमें ये चीज हल्की सी साइड में जा रही है, उसमें ये चीज हल्की सी साइड में जा रही है। और अगर आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं कि एरो के बगल में ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये प्रिंट की मिस्टेक है, तो इस पर ध्यान न दीजिएगा, ये गलत है। और सब में क्या है कि ये जो लाइन है एरो वाली, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें और लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें आपका क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल बना रही है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मुगिल, नयंक, भुवन, शामिली और रागुल का संबंध एक ही परिवार से है। मुगिल के पुत्र नयंक के पिता और रागुल के दादा हैं। मीन्स मुगिल के पुत्र, तो यहाँ पे मुगिल कर देते हैं एमजी से। मुगिल का जो पुत्र होगा वो कौन होगा? वो नयंक के पिता है। मीन्स यहाँ पे जो बंदा आएगा वो नयंक का फादर होगा, फादर ऑफ नयंक। और हमसे कहा गया है मुगिल के पुत्र नयंक के पिता और रागुल के दादा है। मीन्स नयंक के नीचे भी कोई आएगा और ये क्या हो जाएंगे? ये दादा हो जाएंगे किसके? रागुल के। ये रागुल के कौन हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4th जनरेशन आपको गिवन है। हमसे कहा गया था मुगिल का जो पुत्र है वो नयंक का पिता है और रागुल का दादा है। अगला कहा गया है, इस जानकारी के आधार पर मुगिल जो कि पुरुष है, मुगिल जो कि पुरुष है, उसका भुवन से क्या संबंध है? उसका भुवन से क्या संबंध है? लेकिन सब बीच में एक से कही गई है, शामली नयंक की पुत्री और भुवन की बहन है। शामली कौन है? शामली नयंक की पुत्री। नयंक की पुत्री मीन्स इसकी बहन होगी। तो देखिए जो भी इसको हम प्लस मान लेते हैं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। और हमसे कहा गया है कि शामली नयंक की पुत्री, नयंक की पुत्री मीन्स शामली यहाँ पे हो गई, माइनस है, माइनस में हम फीमेल्स को और प्लस में हम मेल को शो करते हैं। तो शामली नयंक की पुत्री और भुवन की बहन है। तो यहाँ पे भुवन भी एक भाई होंगे, क्योंकि शामली जो है वो नयंक की कौन है? नयंक की पुत्री है। नयंक की पुत्री होने का मीन्स क्या? इसकी बहन होगी और इसका भाई भुवन है, नीचे प्लस है। तो ये तीनों भाई बहन है, जिसमें 2 भाई और एक कौन है? बहन है। और अब हमसे आखिरी क्वेश्चन कहा गया है मुगिल जो एक पुरुष है उसका भुवन से क्या संबंध है? तो ये तीनों अगर देखा जाए तो ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं और ये परदादाजी होंगे। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर बोल सकते हैं या परदादा। ठीक है, मीन्स दादा के दादा, मीन्स दादा के पिताजी, दादा के पिताजी या पिताजी के दादा। कई सारे ऑप्शन आपके आ सकते हैं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। दादा या नाना के चाचा नहीं, दादा या नाना के पिता। हाँ, तो दादा या नाना के पिता, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। तो ये आपके दादा हो सकते हैं या नाना हो सकते हैं और इनके कौन है? ये पिता हैं। ठीक है, दादा या नाना के पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्षेत्र में डिजाइन वाला है, तो आप उसी को देख लीजिएगा। एक डिजाइन को एक पारदर्शी कागज पर बनाया गया है। प्रश्न चिन्ह में दिखाई गई विधि के अनुसार कागज को बिंदु रेखा से जोड़ने पर बनने वाली आकृति का सही विकल्प चित्र क्या होगा? ठीक है, मीन्स हमसे कहा गया है अगर हम जो आपको मेन जो आपको कुछ इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में जो आपको एक आकृति गिवन है, अगर इसको हम फोल्ड कर दें, इस वाले पार्ट से अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो सीधी सी बात है ये पार्ट जो इतना पार्ट है ये फोल्ड होके इधर आ जाएगा और ये पार्ट भी इतना आके फोल्ड होके इधर आ जाएगा। क्लियर है? हमसे यही पूछा गया है कि अगर फोल्ड कर देंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल अलग दिख रहा है,
दूसरा वाला अगर हम देखें तो दूसरा वाला ठीक है, और तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, और चौथा वाला देखिए बिल्कुल अपोजिट, तो फिर हमको सेकंड और थर्ड देखना है। चौथा वाला अपोजिट है, मीन्स ये दोनों कॉर्नर एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो पहला और चौथा तो हट गया। अब हमको सिर्फ दूसरा और तीसरा देखना है, तो दूसरा तीसरा देखेंगे। दूसरे में आपका अगर ये देखा जाए तो इसमें ये चीज अगर इसका सेंटर देखें, अगर इस वाले पार्ट का हम सेंटर देखें तो ये चीज थोड़ा आगे है, ये चीज सेंटर के आगे है। क्लियर है? अगर आप देखें थर्ड वाले में तो ये चीज जो यहाँ पर जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा पहले है, ठीक है, और जो बी में है ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा आगे है। इट मीन आंसर जो आपका हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कथन और निष्कर्ष। तो देखते हैं इसको सिलॉक से कैसे करेंगे। सभी विश्वविद्यालय केंद्रीय हैं, सभी जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं ये सब सेंट्रलाइज्ड है, मीन केंद्रीय हैं। क्लियर है? तो पूरे सेंट्रलाइज के अंदर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज आ जाएगा। सभी विश्वविद्यालय क्या हैं, केंद्रीय हैं। कुछ विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, तो विश्वविद्यालय को कट करते हुए लाएंगे तो कुछ विद्यालय जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं। क्लियर है? अगला आता है कुछ राज्य मान्यता प्राप्त है, और कुछ जो राज्य है, कुछ जो स्टेट है वो भी क्या है, मान्यता प्राप्त है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये वाला पार्ट है ये तीनों में आपका कॉमन हो जाएगा, मीन्स सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज और मान्यता प्राप्त में, ठीक है। और ये पार्ट कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, इट मीन्स स्टेट जो है वो क्या है, मान्यता प्राप्त है। हमसे निष्कर्ष में पहला कहा गया है कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कुछ है, लेकिन कोई भी अगर कहा जाएगा तो गलत है, क्योंकि कुछ तो आपके विश्वविद्यालय जो है वो मान्यता प्राप्त है। ये हमको देखिए कॉमन पार्ट इसका दिख रहा है। ये वाला जो आपका पार्ट है यह आपका बताता है कि कुछ है, और इन्होंने कहा है कोई नहीं है, इन्होंने कहा है कोई भी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसा नहीं है, कुछ है, इसलिए पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा हमसे कह रहा है कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, तो कुछ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मीन्स पहला वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो सिर्फ हमसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि एक डिजाइन को एक पारदर्शी कागज पर बनाया गया है और प्रश्न चिन्ह में दिखाई गई विधि के अनुसार कागज को बिंदु रेखा से मोड़ने पर पड़ने वाली आकृति का सही विकल्प क्या है। मीन जो आपको पहले जो वैल्यू दे रखी है उसमें जो डॉटेड लाइन सेंटर में उसको उठा के पीछे रखना है, मीन इस पार्ट को उठा के ऐसे रख देना है, तो आपकी आकृति कैसे बन जाएगी। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन में देखिए जो हमको ये जो पहला वाला जो ट्रायंगल, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसके यहाँ पे ऐसे कर्व्ड है, और इसमें ऐसा कोई कर्व का निशान नहीं है कि ऊपर आके इसमें कर्व आ जाएगा, तो पहला आपका एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में हमारा लग रहा है हमारा सही है, लेकिन आप इस वाले सर्कल को देखिए, यहाँ पे ये चीज इसको कट कर रही है, बट सेकंड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ये चीज तो मुड़ेगी नहीं, ये चीज तो इतना पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, तो ये पार्ट हट जाएगा जो ऊपर जाएगा, तो ठीक है। तो देखिए ये पार्ट कट कर रहा है, यहाँ वाला पार्ट कट हो रहा है, लेकिन सेकंड में यहाँ पे कट नहीं हो रहा है। फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 में देखें तो थर्ड वाले में देखिए ये लाइन और इस लाइन में इतना गैप है, ये बीच में कुछ गैप है ना। आप अगर ऑप्शन चित्र में देखें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस लाइन में और इस लाइन में गैप है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें क्या किया गया है, इस ट्रायंगल को इस वाले स्क्वायर को इस वाले स्क्वायर से मिला दिया गया है, मीन्स दोनों की लाइन क्या हो रही है, आपकी मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी भी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको समझ लीजिएगा, ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, इसलिए इनको बोर्ड पे ज्यादा कराते बनता नहीं, क्योंकि डिजाइन ढंग से बनती नहीं है। तो आप इसको सिर्फ जितना आप सही से देख सकते हैं उतनी जल्दी आप इसको कवर करते हैं। जितना ज्यादा आपको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा से ज्यादा आप नॉन वर्बल के क्वेश्चन देखेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज होगी कि कैसी कैसी आकृति आपकी आती है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें 2 आपको कथन गिवन है और कहा गया है कि ई के संदर्भ में ए की दिशा बतानी है। कहा गया है
सी ई से उत्तर पश्चिम में है। तो सबसे पहले डायरेक्शन आप लोग समझ लिए, जिसको डायरेक्शन नहीं पता है, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये इनके बीच की लाइन होती है। तो ये हो जाएगा ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट ही लिखते हैं, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं और समझते चलेंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। कहा गया है सी ई से उत्तर पश्चिम में है, मीन्स ई का अगर उत्तर पश्चिम देखें तो ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, मीन्स इस डायरेक्शन में कौन होगा, सी होगा, ई से। फिर कहा गया है डी सी से पूर्व में है, तो सी का पूर्व इधर हो गया, तो इधर कहीं पे आपका डी हो जाएगा। कहीं भी हो सकता है, डी आपका यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है, डी यहां भी हो सकता है ना। हमसे कहा गया है डी सी जो है वो क्या है, इसके डी जो है वो सी के पूर्व में। अगला कहा गया है ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, ए जो है वो सी के दक्षिण पश्चिम में, तो सी का दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, और इसके बीच की बात करेंगे तो ए होगा। अब समझिए, ए आपका यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। अगर वो यहां होगा तो जस्ट इधर तो ई है नहीं, ई यहां है। अगर यहां होगा तो यहां है, यहां है तो यहां, मीन्स इसकी कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको नहीं गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है, इसलिए हम ई और के संदर्भ में ए का स्थान नहीं बता सकते। हमसे कहा गया है कि ई के संदर्भ में ए की दिशा बताइए, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ए और ई का एक दूसरे में संबंध क्या है, या ई के संदर्भ में ए की डायरेक्शन क्या है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमसे क्या कहा गया है। अगला कहा गया है बी ई से पश्चिम में है, बी ई से पश्चिम में है, तो ये देखिए पश्चिम लेफ्ट साइड होता है, तो ई के पश्चिम जाएंगे तो हमको बी मिल जाएगा। फिर कहा गया है ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, तो अभी ए और सी के बारे में पता नहीं चला है। फिर कहा गया है डी बी से उत्तर पूर्व में है, बी से उत्तर पूर्व, तो बी से उत्तर पूर्व जाएंगे तो ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, तो इधर साइड आपका डी हो जाएगा। क्लियर है, डी बी से उत्तर पूर्व में है, ए बी से पश्चिम में है, ए बी से पश्चिम में है, यहां पे हो गया ए। अब सी का काम आया ही नहीं, सी को लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमें आंसर ए पे मिल गया। ई बी जो है वो ई के पश्चिम में, ए जो है वो बी के पश्चिम में है। क्लियर, तो सीधी बात क्या दिख रही है कि ई के कौन सी साइड में है, ए पश्चिम साइड में। तो अगर ई के संदर्भ में पूछा गया है ए का स्थान क्या होगा, तो हम बता सकते हैं सिर्फ इसमें, सिर्फ कथन नंबर जो 2 है वो हमें क्लियर बता पा रहा है कि ई के संदर्भ में का स्थान क्या होगा। अब इसमें क्या कोई भी डायरेक्शन हो जाएगी, चाहे जितनी दूर ए को ले ले, आएगा हमारा पश्चिम ही। पहले वाले में ऐसा नहीं था, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल कथन 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है, केवल कथन 2 के तथ्य के लिए ही प्रश्न का उत्तर क्या है, पर्याप्त है। तो हम लोग अपना अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे देखिएगा, ये भी आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का आता है, और इसमें कहा गया है कि जो 4th वाला सेक्शन है उसमें कैसी आपकी डिजाइन होनी चाहिए। तो मैं इमेज को जूम कर देता हूँ क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, इसमें एक बीच में जो आपका ऊपर से जो सेकंड वाला बॉक्स है, इसमें आप देखेंगे कि एक बीच में कर्व्ड बना हुआ है नीचे साइड। इट मींस पहला वाला आपका गलत हो गया अगर आप ढंग से देखेंगे। सेकंड वाले में देखेंगे तो वो ओवरलैप सही से नहीं कर रहा। सेकंड वाला आप विजुअली अगर देखेंगे तो वो ओवरलैप दोनों लाइंस को ढंग से नहीं कर रहा है, मतलब जो ऐसे ओवरलैपिंग है वो पूरे ऐसे ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है 2-3 जगह पे। फिर ऑप्शन नंबर 3rd और 4th जो एक जैसे दिखते हैं, इनको आप ढंग से देखिएगा। इसमें देखेंगे तो अंदर की आकृति दोनों में बिल्कुल सेम बनी है, बट डी वाले ऑप्शन में आपका 2 बॉक्स बने हुए हैं, 2 स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, और हमें 2 स्क्वायर बॉक्स की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है स्क्रीन पर, और आपको बस देखते जाना है कि क्या वहां पे हो सकता है। ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हमसे क्या कहा गया है। ये आपको कथन और तर्क के ऊपर है। कथन का मीन्स एक आपको मान लीजिए न्यूज मिलती है और हम उसके ऊपर क्या तर्क करते हैं, उसका क्या विश्लेषण निकालते हैं।
और जो मजबूत तथ्य होता है, जो हमारा मजबूत जो तर्क होता है, उसी को हम यहाँ पे आंसर अपना मानते हैं। हमसे कहा गया है ब्रिटिश पेट्रोलियम उद्योग कंपनी को सरकार द्वारा भारत में पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए। अब तर्क यहाँ पे क्या है, हाँ इससे भारतीयों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होंगे। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि अगर बाहर से कोई कंपनी आएगी तो उससे भारतीयों को रोजगार के अवसर क्या होंगे, पैदा होंगे। ये तर्क आपका मजबूत है। सेकंड कहा गया नहीं, इससे अन्य निजी पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान होगा। तो देखिए अन्य निजी पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान होगा, ये कोई तथ्य कंफर्मेशन वाला नहीं है। मान लीजिए उसकी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, वो इतना अच्छा आपको फीडबैक नहीं दे पा रहा है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका पहला वाला तर्क सही हो जाएगा कि इससे रोजगार के अवसर तो प्रदान होंगे, लेकिन पेट्रोलियम कंपनी जो भारतीय उनको नुकसान होगा, ये चीज कंफर्मेशन वाली नहीं है। ठीक है, ये फीडबैक पर है, ये उनकी सर्विस के ऊपर है। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। कहा गया निम्नलिखित को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। पहला कहा गया है भारतीय टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। पहला कहा गया है नहीं, या भारतीय और पाकिस्तानी, हाँ या भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करेगा। तो क्लियर है, जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो जो दर्शक होते हैं, जो ऑडियंस होती है, वो तो आकर्षित होती है, वो हमेशा एंजॉय करती है, चीयर करती है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मीन्स पहला तर्क आपका मजबूत है। दूसरा कह रहे नहीं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा कर सकता है। तो मैच से आज तक कभी विवाद ऐसा नहीं हुआ है, सीमा पर विवाद हुआ है, लेकिन मैच हो जाने से कोई विवाद नहीं होता है। तो ये तर्क आपका इतना सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे और ये जो आपका सेकंड तर्क हो जाएगा ये गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो इसको भावनाओं से नहीं देखना चाहिए, इसको एक रियल व्यू से देखना चाहिए कि सच में होगा क्या। भावनाएं तो हमारी कहती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो, खेलेंगे नहीं उन लोगों के साथ, क्योंकि सीमा पे विवाद जितना है। लेकिन यहाँ पे तर्क जो है उन्हें तर्क के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यहाँ पे हम भावनाओं में बह के आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है, इससे पहले जैसे हमने देखा था ई के संदर्भ में एक ही दिशा, वैसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है जी के संदर्भ में एक ही दिशा। जी के संदर्भ में एक ही डायरेक्शन क्या होगी, हमसे ये पूछी गई है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है। पूर्व की ओर गया, ये होती पूर्व की डायरेक्शन, और 12 मीटर ये यहां से डिस्टेंस ने ट्रेवल की। फिर अगला कह रहा है फिर अपने दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। तो लाइन को 12 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और 8 मीटर के बराबर बनाएंगे और अपने दाहिने में राइट साइड मुड़ेगा और 8 मीटर जाएगा। फिर कहा गया फिर 8 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है, 8 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और फिर यहां से दाएं मुड़ जाता है और फिर 8 मीटर चलता है। फिर वो दोबारा 8 मीटर चलता है और रुक जाता है। कहां पर रुक जाता है, जी पर रुक जाता है। मीन्स यहां जो उसको बिंदु मिला, जो उसको मिल गया बिंदु जी। ठीक है, हम देखते हैं क्या हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 12 था, ये 8 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा और यहां से हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या मिल गया, हमको बेस मिल गया है, हमको परपेंडिकुलर मिल गया है, हमको हाइपोटेनस की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है। तो हम पहले वाले तर्क से वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे फाइनल आंसर नहीं कहा गया है। हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अगला जो कथन है वो हमसे देखिए क्या कहता है। कहा है कि ए बिंदु बी के पूर्व में है, तो बिंदु बी यहां है, तो बिंदु ए यहां पे होगा। फिर कहा गया है बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में है। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में जस्ट ऊपर साइड है और सी बिंदु जी के पश्चिम में है। तो सी जो है बिंदु जी के पश्चिम है, तो जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कई जगह भी जी हो सकता है। अगर जी यहां होगा तो डायरेक्शन अलग अलग आएंगी, जैसे जैसे हम जाएंगे हमारी डायरेक्शन क्रॉस होती जाएंगी और डायरेक्शन अलग अलग आएगी। तो हम डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जो कथन है, वो गलत होगा और पहले से हम आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कथन एक के तथ्य ही प्रश्न के उत्तर देने के लिए क्या है,
पर्याप्त हैं। अब यहाँ पे हम फाइनल डायरेक्शन भी बता सकते हैं और डिस्टेंस भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम ना डायरेक्शन सही बता सकते हैं ना ही हम डिस्टेंस बता सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कह रहा है भारत, जापान, श्रीलंका और मॉरिशस। तो अगर आप ढंग से देखें, इसमें कहा गया है तो भारत जो है इसमें अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि भारत जो है वो कोई आइलैंड नहीं है, भारत कोई आइलैंड नहीं है। लेकिन जो जापान है, जापान हो गया, मॉरिशस हो गया या श्रीलंका हो गया, ये तीनों ही आपके आइलैंड हैं, लेकिन भारत जो है वो एक आइलैंड नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका और सबसे भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कहा गया है उस विकल्प को चुने जो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है। नियॉन, आर्गन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो अगर देखें तो हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये तीनों आपकी क्या है? ये तीनों आपकी इनर्ट गैसेस है। ये आपकी क्या है? इनर्ट गैसेस है। लेकिन हाइड्रोजन आपकी इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन आपकी इनर्ट गैस नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगला वाला टर्म क्या होगा। तो ये देखिए 960 1080 120 1200 सॉरी एंड 1320। अब इसमें आपको कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, डिफरेंस सेम दिख रहा होगा। अगर हम डायरेक्ट देखें तो कुछ नहीं, लेकिन अगर हम सबके लास्ट का 0 हटा दें तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इसमें +12 हुआ है, इसमें +12 हुआ है और इसमें भी +12 हुआ है। तो अगला आपका आ जाएगा 144। इट मीन 0 सब में बढ़ा दीजिए। ठीक है, मीन हम बोल सकते हैं सब में क्या है? सब में 120 क्या किया गया है? ऐड किया गया है। तो बस बड़ा नंबर दिया जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, छोटा नंबर दिया होता तो आराम से हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1440। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुछ संख्याएं अभाज्य हैं, कुछ संख्याएं सहभाज्य हैं और कोई सहभाज्य संयुक्त नहीं है। ठीक है, तो कहा गया है कि कुछ नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, कुछ नंबर को प्राइम नंबर है और कोई भी को प्राइम नंबर नहीं है। क्या? कंपाउंड नहीं है। इट मीन संयुक्त नहीं है। ठीक है, अब इसका एक फिगर हम और बना सकते हैं। जैसे हमसे कहा गया है कि कुछ नंबर प्राइम नंबर है, कुछ नंबर कंपाउंड नंबर है। अब ये भी हो सकता है, क्या पता ये जो कुछ वाला पार्ट है ये कॉमन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कुछ नंबर प्राइम नंबर है और कुछ नंबर जो है वो प्रो प्राइम नंबर है, जिनमें से ये पार्ट जो है ये कॉमन है प्राइम नंबर का भी। ठीक है, दो तरीके की डिजाइन बन जाती है। पहली डिजाइन हम इसकी यही बनाएंगे। क्लियर है? हमसे कहा गया है निष्कर्ष में कुछ अभाज्य संयुक्त नहीं है। तो देखिए अभाज्य मीन जो आपका प्राइम नंबर है, इनका कोई भी रिलेशन जो है, अच्छा यहां पर पहले इसको क्रॉस कर देते हैं कंपाउंड से। तो देखिए यहां पे जो आपके प्राइम नंबर है इनका कंपाउंड से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन को प्राइम से अगर हम ये वाला रिलेशन माने तो कुछ तो ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो कि कंपाउंड यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि प्राइम नंबर का कंपाउंड से कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन जो कंपाउंड का नंबर से है, को प्राइम का नंबर से और प्राइम का नंबर से है, उसमें हल्का सा लग रहा है कि इतना पार्ट जो होगा वो आपका कंपाउंड नहीं ही होगा। तो किनसे कहा गया है कोई सह अभाज्य संयुक्त नहीं है, लेकिन वो सह अभाज्य तो थोड़ा सा आपका अभाज्य है, मीन जो आपका प्राइम है वो आपका कंपाउंड नहीं होगा। इसलिए पहला वाला जो तथ्य है वो आपका सही हो जाएगा। पहला वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि कोई भी रिलेशन तक नहीं गिवन है, कोई रिलेशन हमको गिवन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन हमको गिवन है
कि जो को प्राइम है ये आपका कंपाउंड नहीं है। लेकिन अगर ये को प्राइम यहाँ पे क्या करते हैं ओवरलैप कर रहा होता इस फॉर्म में, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये तो कंफर्म क्या होता है, कंपाउंड आपका नहीं होता। ठीक है, सेकंड हमसे कह रहा है कुछ संयुक्त अभाज्य हैं, तो इसकी हमें कोई भी कंफर्मेशन गारंटी नहीं है। कुछ संयुक्त अभाज्य होंगे, इसका हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। इन कुछ संयुक्त अभाज्य नहीं है, ये दूसरी वाली कंडीशन जो है ये हमको बता रही है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले फॉर्म में देखा जाए तो कोई भी आपको कंपाउंड से यहाँ पर रिलेशन नहीं गिवन है, तो आप पहला भी गलत बोल देंगे, दूसरा भी गलत बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपका सिलॉग होता है उसको बनाने के कई सारे तरीके होते हैं एक ही पैटर्न को बनाने के। तो अगर उसको इस फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है कि नीचे 4 आपका ऑप्शन है, कौन सा असंगत है, मीन कौन सा उनमें से अलग होगा, और चारों नंबर हमको गिवन है 2058 72 600 एंड 1260। तो देखिए हमने शुरुआत की, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सभी इवन है पहली चीज। ठीक है, कोई मल्टीपल का सिंबल भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऑड का कोई मैटर नहीं है, प्राइम नंबर का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। फिर देखते हैं क्या ये डिविजिबिलिटी फैक्टर में है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका सम आपका 15 आ रहा है, इसका सम आपका 9 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका आपका 9 रहा है। इट मीन 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। मीन्स हमें अब यहाँ पे कुछ और लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे इसको समझिएगा क्या है। ये जो आपके 3 हैं, ये जो आपके 3 फैक्टर हैं, इनमें अगर देखें तो आपका ये 3 के टेबल में आ रहा है। अगर हम 3 to the power 4 - 3 का स्क्वायर लगा दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 81 - 9 = 72। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 5 to the power 4 - 5 का स्क्वायर लगा दें, क्योंकि हमें ये 625 मीन 5 के स्क्वायर के पास दिख रहा था, ये हमें 9 का स्क्वायर के आसपास दिख रहा था। क्लियर है ना, ये सॉरी ये 25 का स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं ये 3 to the power 4 के आसपास दिख रहा था, ये 5 to the power 4 के आसपास दिख रहा था। तो हमने चेक करके देखा तो हमारी वैल्यू यही है, 625 - 25 = 600। अगर आपको कोई और लॉजिक इसमें समझ में आ रहा हो तो जरूर बता दीजिएगा। फिर अगला आता है हमारा 1260। ये भी हमारा आ रहा है 6 to the power 4 - 6 स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका 1296 - 36, ये हमारा आ जाएगा 1260। तो देखिए ये हमें लग रहा था कि ये 6 to the power 4 के आसपास है। वैसे अगर इसको देखेंगे तो ये 7 to the power 4 के आसपास है। क्लियर है, इसका हमने करके देखा तो 7 to the power 4 - 7 स्क्वायर लगाया तो वैल्यू 7 to the power 2401 - 49, तो ये वैल्यू 23 समथिंग आएगी। क्लियर है, और आंसर हमारे यहाँ पे 2058 आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमारा जो 2058 है ये इस सबसे क्या आ रहा है, हमारा भिन्न आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें तो हमको दिया गया है मास व्हीट MARKWEED, और इसका हमें कूट संख्या में दूसरी वैल्यू दी है, वो दी है DEHZNUAM। तो दो चीज आपको क्लियर दिख रही होंगी, MA और यहाँ पे ED और E और D, इतना तो आपका सेम है। अब देखना है मीन्स रिवर्स प्रोसेस में लिखा है। अब रिवर्स प्रोसेस में लिखा है इट मीन्स हम पीछे से चलेंगे। तो E के लिए H आएगा, W के लिए ये आएगा, K के लिए ये आएगा और R के लिए ये आएगा। डिफरेंस देखते हैं या देखते हैं क्या लॉजिक है। E के बाद देखेंगे तो FGH, इट मीन्स इसमें +3 किया गया है। इसमें देखेंगे तो WXYZ, इसमें भी +3 हुआ है, और K के बाद LMN +3 हुआ है, R के बाद STU मीन्स इसमें +3 हुआ है। इट मीन्स बीच में हमें लिखना है रिवर्स प्रोसेस में शुरुआत के दो और आखिरी के दो को सेम कर देना है, और बीच वालों में 3 हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अगला हमें दिया है गोल्ड मेज, तो उसको अपोजिट लिखते हैं EZ, उसके बाद M है, A आया है, A के बाद 3 ऐड करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा
डी आ जाएगा, ए बी सी डी, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है। फिर आता है एम, एम के बाद आ जाएगा एन ओ पी, मीन्स यहाँ पे +3 करेंगे, पी आ जाएगा। फिर आता है डी, डी का होता है 4, 4 से हमको कहाँ जाना होगा, 7 जाना होगा, 7 किसका होता है, जी का होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एल, एल कितना होता है, 12 होता है, इट मीन्स एल के बाद 3 ऐड करेंगे 15, इट मीन्स ओ पे जाएंगे, और आखिरी के 2 को हम वैसे लिख देंगे, इट मीन्स ओ और जी। तो हमारा हो जाएगा ई जेड डी पी जी डबल ओ जी, मीन्स बुक लास्ट में आ रहा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सी और डी बिल्कुल लास्ट में जी डबल ओ जी आ रहा है। शुरुआत कर देते हैं ई जेड, और ई जेड पहले और डी में आ रहा है, डी पी, तो पहले में डी आर है और चौथे में डीपी है, इट मीन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी में कोई भी गलती नहीं करनी, इसलिए चेक करते हुए सॉल्व किया करिए, आंसर टिक किया करिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। पहले में आर आ गया था, दूसरे में एक्स आ गया था, तीसरे में आखिरी में डी आ गया था, और चौथे में बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित कौन सा चित्र इन शब्दों के संबंध को प्रदर्शित करता है, और आपको दिया गया है बाघ, शाकाहारी और स्तनपायी। अब ये चीज समझ लीजिए कि बाघ तो शाकाहारी हो नहीं सकता, इन दोनों के सर्कल तो अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, अगर बाघ है और शाकाहारी है तो दोनों ही क्या हो सकते हैं, हमारे स्तनपायी हो सकते हैं। तो हमारा ये वाला जो होगा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है, पढ़िएगा। कथन है एक सिनेमा हॉल ने सप्ताहांत के दौरान अपने दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए कुछ वीडियो गेम रखे, और फिर हमसे कहा गया है कि सब पूर्व अनुमान लगाइए। लेकिन जैसे है होता पूर्व अनुमान क्या है कि जब हम किसी भी डिसीजन को देखते हैं, किसी न्यूज को देखते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं पता होने से पहले कि आखिर ये न्यूज क्यों आई है या ये डिसीजन हमारा क्यों लिया गया है। तो पूर्व अनुमान हमसे ये है, बट सिनेमा हॉल ने कहा कि सप्ताहांत के दौरान अपने दर्शकों को, सप्ताहांत का मीन्स वीकेंड में, अब वीकेंड में भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए दर्शकों को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने कुछ वीडियो गेम रखे कि लोग जो अभी वेट कर रहे, वेटिंग एरिया में है, वो वीडियो गेम खेलें। तो इसका पूर्ण अनुमान क्या हो सकता है, लोगों को वीडियो गेम खेलना पसंद है तो बिल्कुल सही है। अगर वीडियो गेम खेलना पसंद ना होता तो वीडियो गेम क्यों रखते हैं, वीडियो गेम खेलना पसंद है तभी वीडियो गेम रखा जा रहा है, और जो दर्शक बाहर वेटिंग एरिया में है वो वीडियो गेम खेलेंगे जब तक नहीं उनकी टाइमिंग शुरू नहीं होती है। दूसरा आता है लोग थिएटर में लगने वाली फिल्म को पसंद करते हैं, तो ये कोई पूर्ण अनुमान नहीं है। मूवी अच्छी है तो पसंद लग रही होगी, मूवी अच्छी नहीं है तो पसंद नहीं आ रही होगी, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। बट जो कथन मीन्स पूर्ण अनुमान जो सेकंड है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में बी ऑप्शन में कहा गया है केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भाई इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, जैसे हम लोग कभी कोई एग्जाम के लिए बैठते हैं, खासकर जो हमारा डिफेंस का एग्जाम होता है, या आप कहीं भी सिविल में जाना चाहते हैं, मान लीजिए पुलिस बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसमें कुछ मापदंड होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग तो आप देखते हैं क्या हम सभी क्वालिफिकेशन जो भी क्राइटेरियाज हैं उनको हम फॉलो कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अब समझिए कि आप उम्मीदवार हैं, तो हमसे कहा गया है ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स क्लब राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। पहला कहा गया है ए, खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष। ए में कहा गया है कि खिलाड़ी की उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मीन्स 20 ईयर प्लस उसको होना चाहिए। सेकंड हमसे कहा गया है ऊंचाई 170 मीटर से अधिक होनी चाहिए, मीन्स हाइट 170 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए। सी हमसे कहा गया है खिलाड़ी का वजन 85 किलो से कम होना चाहिए, मीन्स 85 केजी और लेस, मीन्स माइनस होना चाहिए। और डी हमसे जो कहा गया है उसमें हमसे कहा गया है कि खिलाड़ी ने जिला स्तरीय मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो। वॉलीबॉल
टूर्नामेंट में भाग उसने लिया हो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। लेकिन कुछ ऑप्शन भी होते हैं, मान लीजिए अब इसमें जो अगला हमसे कहा गया है कि अगर उम्मीदवार उपयुक्त मानदंडों को पूरा करता है लेकिन कुछ चीजें उसके पास नहीं है, लेकिन एक जगह वो कम है, एक जगह ज्यादा है। जैसे कहा गया है बी में क्या है 170 सेंटीमीटर, कहा गया है उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर हो, उसकी हाइट कम हो, लेकिन उसने राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो, मीन्स नेशनल लेवल खेला हो, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल ही नहीं, उसने क्या किया हो, उसने नेशनल लेवल खेला हो, तो भाई देखा जाएगा कि भाई बड़ा खिलाड़ी है तो हाइट का थोड़ा बहुत मार्जिन दे दिया जाएगा। तो अगर 160 प्लस है, मीन्स 160 सेंटीमीटर प्लस है उसकी हाइट, और उसने नेशनल लेवल खेला हो, उसने नेशनल खेला हो, तो हम क्या करेंगे। तो कहा गया है तो मामला क्लब के सचिव को जाएगा, कहा जाएगा तो क्लब के सचिव को मामला भेज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमसे कहा गया है, पहला ये था, दूसरे में कहा गया है डी में क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ना खेला हो, स्कूल लेवल ही खेला हो। क्या खेला हो उसने, स्कूल लेवल खेला हो और वहां का गोल्ड मेडलिस्ट हो, वहां का गोल्ड मेडलिस्ट हो, स्कूल लेवल खेला हो और गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन तो क्या किया जाएगा, तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मामला क्लब के खेल प्रभारी को भेजा जाएगा, यही तो कहा गया है। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब एक चीज क्लियर हो गई कि ये 4 मानदंड है, लेकिन अगर 170 सेंटीमीटर से हाइट कम होगी लेकिन उसने नेशनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की जगह नेशनल लेवल खेला होगा और 160 प्लस होगा, 170 से कम 160 से ज्यादा हो, तो हम क्लब के सचिव को मामला भेजेंगे कि भाई आप देखिए कि काम इसको सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। और तीसरा कहा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल ना खेला हो, स्कूल लेवल ही खेला हो, लेकिन वहां का गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो स्कूल लेवल का जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने के लायक होता है। तो कहा जाएगा तो हम भाई क्लब के खेल प्रभारी को भेज देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, समझिएगा, पहला क्वेश्चन मीन्स अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 21। हमसे कहा गया है, इसको हम अलग कर देते हैं। कहा गया है इस मामले में लिया जाने वाला निर्णय क्या होगा। ध्रुव जो राष्ट्रीय स्तर का 22 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है, 22 वर्षीय है, पहले वाली उसने कंडीशन ए वाली फुलफिल कर दी। फिर कहा गया है उसने 3 जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर का है, कौन है वो, डिस्ट्रिक्ट नहीं नेशनल लेवल का है, तो पहले ही उसने काम कंप्लीट कर दिया। डी भी उसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन जिला स्तर में भी उसने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर अगला कहा गया है वजन 167 सेंटीमीटर और 83 केजी हो, मीन्स उसने सी वाला काम तो क्लियर कर लिया। उसने क्या किया, सी वाला काम क्लियर कर लिया, क्योंकि 85 केजी उसकी क्या थी, 83 केजी उसका वेट है, ठीक है, लेकिन हाइट जो है वो कम हो गई। हाइट कम हो गई तो हम पहले वाले में जाएंगे। तो क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि अब क्या होगा, तो भाई हाइट कम है तो हम क्लब के सचिव को भेज देंगे कि भैया आप समझिए क्या काम होगा। तो ऑप्शन में हमसे कहा गया है मामला क्लब के सचिव को भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 21 में ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस मामले में क्या निर्णय होगा। इरफान खान 24 वर्षीय जिला स्तरीय स्वर्ण पदक विजेता, मीन्स 24 वर्षीय मीन्स ए वाला काम उसका पूरा हो गया। फिर कह रहा है जिला स्तरीय मीन्स उसका डी वाला काम भी पूरा हो गया। फिर कहा गया जो चयन परीक्षा में शामिल हुआ उसका वजन 80 किलोग्राम है, मीन्स सी वाला काम भी उसका क्लियर हो गया। और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, मीन्स उसका बी वाला काम भी क्लियर हो गया। उसको कोई भी इश्यू नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है, 80 से कम भी है, 170 प्लस भी है, 20 प्लस भी है, तो सीधी बात उसका चयन हो जाएगा। इन दोनों के पास मामला जाने की जरूरत नहीं है।
तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, खिलाड़ी का चयन किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अब्राहम एक 21 वर्षीय मीन्स 21 वर्षीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है। 21 वर्षीय है तो ए वाला उसने क्लियर कर दिया। ठीक है, 21 ईयर का है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है, जिसका वजन 87 किलोग्राम है। सी मीन्स वेट जो है वो 87 केजी है। अब बात को समझिए, सिर्फ बी के लिए और डी के लिए ही बताया गया था कि भाई ऑप्शन है, अगर बी और डी को आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। ए और सी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। ओवरवेट है इसलिए सीधे हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका चयन नहीं होगा, आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चयन नहीं होगा, बात खत्म। क्योंकि भाई वेट ज्यादा है, ओवरवेट है, निकाल दिए जाएंगे। क्योंकि सिर्फ बी और डी के लिए ही हमें एजम्पशंस थे कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस थे कि अगर आपका पढ़ना आगे पीछे बारी है तो काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे ओवरवेट होगा तो सीधे आपका चयन नहीं होगा, डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, पढ़िएगा, पूर्वानुमान वाला ही क्वेश्चन है। कथन में है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। एक टीवी विज्ञापन, एक टीवी विज्ञापन में कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप हमारे तेल का प्रयोग करें। तो इसका ये जो आपका विज्ञापन बनाया गया, इसके पीछे लोग पूर्व अनुमान क्या लाए हैं कि भाई उन्होंने ये जो टैगलाइन यूज की है, ऐसा क्यों यूज किया गया है। पहली चीज, दूसरे सभी तेल उत्पादों का परिणाम अस्वास्थ्यकर जीवन है। तो भाई ऐसा नहीं है, कोई भी तेल विज्ञापन, कोई भी अगर विज्ञापन आ रहा है तो वो किसी और को गलत नहीं ठहराता है, और ना ही उसने ऐसा कुछ बोल रखा है, कथन भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है, हर आदमी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। बहुत ही सीधी बात है, पहला आपका गलत हो जाएगा लेकिन दूसरा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तभी उन्होंने अपनी टैगलाइन में लिखा है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे तेल का प्रयोग करें। इसीलिए लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने स्वस्थ जीवन नाम के जो आपका वर्ड है, जो टैगलाइन है, उसको यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर जो कथन 2 आपका सत्य हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन को सही से देखा करिए। ठीक है, लोग जल्दी जल्दी में ऑप्शन लगाना भी हम लोग भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है बी एफ जे एन, और बाद में कहा गया है कि डी एच के साथ क्या रिलेशन होगा, जो उन दोनों का सेम रिलेशन है, किसका रिलेशन क्या होगा, ये तो कहा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके नंबर। तो बी होता है 2, एफ होता है 8, सॉरी एफ होता है 6, जे होता है 10 और एन होता है 14। क्लियर है। तो अगर देखें कि 2 में +8 किया गया है और यहां भी 6 में +8 करके ही आगे लिखा गया है। क्लियर है। तो एक बार +8 करके देख लेते हैं, अगर ऑप्शन होगा तो हमारा वही काम आ जाएगा। अगर हम +8 डी में करते हैं तो डी होता है हमारा 4, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 हमारा किसका होता है, एल का होता है। यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा, और एच हमारा होता है 8। एच क्या होता है हमारा, 8 होता है, और 8 में 8 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 16, और 16 हमारा क्या होता है, पी होता है। तो क्या एल पी हमारा ऑप्शन में आ रहा है। अगर एल पी हमारा ऑप्शन में आ रहा है तो हमारा आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, एल पी। ठीक है, बहुत ही इजी है आपका नंबरिंग था। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन पढ़िएगा। एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, उसने अपने चारों ओर पिंजरे में 4 जानवरों को देखा। उसके सामने एक बंदर है, उस व्यक्ति के पीछे बाघ है, शेर और हाथी उसके दाएं और बाएं और दाएं साइड है। अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में है तो बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा बताइए, ये हमसे कहा गया है। तो नॉर्मल समझिए कि हम इस डायरेक्शन में ऐसे खड़े हुए हैं। हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी चिड़ियाघर में गया, अपने चारों ओर उसने पिंजरे में एक एक जानवर को देखा। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका फ्रंट हो जाएगा, ये इसका बैक हो जाएगा, ऐसे समझिए। ठीक है, अब हमसे कहा गया है उसके सामने बंदर है, मीन्स बंदर जो है वो उसके सामने है, वो इस डायरेक्शन में देख रहा होगा। ठीक है, अगर बोर्ड की तरफ हम फेस करके देखें। और हमसे कहा गया है कि बाघ उसके पीछे, यहां पे बाघ है,
फिर कहा गया है शेर और हाथी क्रमशः बाईं और दाईं साइड है। तो दाईं साइड हाथी है, मीन्स राइट हैंड पर हाथी है, और लेफ्ट साइड कौन है? शेर है। ठीक है। अब हमसे कहा गया है अगर व्यक्ति का मुंह सूर्योदय की दिशा में इस साइड देख रहा है, मीन्स ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको ऐसे पलट के देखेंगे तो आपका वही पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में, और ईस्ट के राइट में साउथ। कहा गया बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा बताइए। बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा क्या होगी? तो ये है आपका वेस्ट। अगर हम इस फॉर्म में देखें, अब हम नॉर्मल देख लेते हैं कि कौन कहां पे है, तो आपको याद समझ में आ जाएगा। ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब तो दो लोगों को देखते हैं, बाघ कहां है? वेस्ट में है, यहां पे है बाघ, और शेर की बात है तो शेर हमारा नॉर्थ में, यहां पे है शेर। बस अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा ढंग से। तो बाघ के संदर्भ में शेर की दिशा क्या है? तो बाघ और शेर में ऊपर से राइट साइड पे है, ऊपर से राइट साइड पे है, मीन्स अगर ऊपर की बात करें तो नॉर्थ, और राइट की बात करें तो ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट साइड का मीन्स हो गया पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व मीन्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहा गया नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन शामिल हैं, आपको तय करना है कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों पर्याप्त नहीं है, ये हमको देखना है। तो कहा गया 6 लोग हैं STUVWX। कौन कौन है? STUVWX, ये 6 लोग आपके हैं। और ये लोग कहाँ बैठे हैं? ये लोग एक वृत्ताकार टेबल पे बैठे हैं। सबसे पहले वृत्ताकार जो टेबल होती है उसके अरेंजमेंट हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहा गया है उनका मुंह आंतरिक दिशा में मीन्स इनसाइड है, सेंटर की तरफ है। और कहा गया है टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है? टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है? मीन्स अगर टी देखेगा तो डब्ल्यू जो है वो किस साइड होगा उसके? पहला कहा गया है टी एक्स के दाईं ओर बिल्कुल बगल में है। तो मान लेते हैं कि एक्स यहां पर है, तो टी जो होगा, टी आपका इस जगह पे बिल्कुल दाईं इसके बगल में हो जाएगा। दूसरा हमसे कह रहा है यू और डब्ल्यू दोनों ही वी के बगल में नहीं है। तो हम दूसरा सर्किल बना लेते हैं और देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम वी यहां कर लेते हैं, वी के बगल में यू और डब्ल्यू नहीं है, मीन्स यहां और यहां नहीं हो सकते, बट इन तीनों जगह पे कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां से देखने में क्या पता चल रहा है कि ना ही पहला कथन और ना ही दूसरा कथन, ये दोनों ही कथन पर्याप्त नहीं है ये बताने में कि टी के संदर्भ में डब्ल्यू की स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। कथन 1 और 2 तथ्य दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? कहा गया है कि एक सीरीज है और हमें इसमें निकालना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा। दिया है 1 42 85 132 क्वेश्चन मार्क एंड 246। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ बढ़ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले इनमें हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम देखते हैं कि मल्टीपल में है, स्क्वायर में है, क्यूब में है, या क्या है, मीन्स क्या पैटर्न इसमें यूज है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 41 ऐड हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 43 आपका ऐड हुआ है। फिर आगे जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो प्लस का 47 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है। तो दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं या तो अगले वाले में 6 का डिफरेंस होगा, मीन्स 2 4 6 कंटिन्यू इवन नंबर, और या तो 2 to the power 1 2 to the power 2 और ये 2 to the power 3, इट मीन्स ये 8 हो सकता है। तो हम दोनों चेक करके देख लेंगे जिसमें हमारा आंसर आ रहा होगा। तो अगर हम 6 ऐड करते हैं 46 में तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 53। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा। अगर 132 में हम 53 ऐड करेंगे
तो 132 में हम 53 ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5, 8 और 1। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1, 8 और 5। अब देखिए इसमें 2 था, 4 था, 6 था, अगला क्या होगा 8 होगा और 53 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 61। इट मीन्स 61 अगर इसमें ऐड करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। तो 5 और 1 6, 8 और 6 14 का 4 कैरी गया 1 और ये 2 40। तो इट मीन्स ये जो पहला वाला ट्रिक था यही हमारा सही होगा, मतलब यहाँ पे 6 ऐड होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा 185 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 30 अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मशीन इनपुट का क्वेश्चन है और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा यूपीएसआई के पेपर में आपके आते रहे। तो सबसे पहले हमें ये इनपुट देखने होते हैं कि जो इनपुट हमें मिला है उसके बाद उसके कौन कौन से चरण है और कैसे वो आपस में इंटरचेंज हुए हैं। तो देखिए आपको जो गिवन है पहला नावली 72 ये वाला, अगले बार में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मेलोडी आ गया है, यहाँ पे मेलोडी आ गया है और अगर देखा जाए तो यहाँ लास्ट में 35 था और 21 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, अगली बार देखिए क्या हुआ, इस बार मेलोडी से पहले लावनी आ गया है और इस 21 के आगे 32 ऐड हो गया है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं अगर देखा जाए इन सब में, इन सबके पहले लेटर देखिए एल, जे, बी, डी, एफ और एम। अगर देखा जाए तो ऊपर इसको असेंडिंग ऑर्डर में कोशिश की जा रही है चढ़ाने की। सबसे पहले हम बड़ा ले रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले कौन आता है एल के सबसे बड़ा, यहाँ पे एम लेटर है आपका, तो सबसे पहले एम वाले लेटर को ये ले लिया गया है। क्लियर है, अगली बार में क्या किया गया है, एम वाले से पीछे ले आए हैं एल वाले को। इट मीन्स एल के बाद किसकी बारी आएगी, एल के बाद आपकी बारी आएगी जे की, एल के बाद बारी किसकी आएगी आपकी जे की आएगी। इसलिए देखिए जे उससे पहले आ गया है, फिर जे से पहले क्या आएगा एफ आएगा उससे पहले, और एफ से पहले क्या आएगा, बस डांडिया और बिहू बचा है तो आपका पहले आ जाएगा डांडिया और बाद में आपका क्या आ जाएगा बिहू आ जाएगा। क्लियर है, एक एक ऑर्डर में ये काम तो चल रहा है, साथ में यहाँ पे भी आपका असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या था 35 दिखा था, उससे मतलब नहीं है, जब हमने इधर एम लिखा तो इधर हम 21 को ले आए हैं। क्लियर है, 21 के बाद कौन सा नंबर है जो 21 से बड़ा है, तो वो 32 है। तो अगली बार हम क्या कर लिए, हमने 32 को ले आए। 32 के बाद क्या हुआ, 32 के बाद 35 बड़ा था, वो यहाँ लिखा हुआ था। अगर ये पहले से ही लिखा होता तो ये स्टेप हमारा माना जाता। ठीक है, तो हम 35 को आगे ले आए। अब 35 के बाद बारी किसकी आई है, 43 की आई है, तो हम 43 को आगे ले आए। ये वाला काम इधर चल रहा है और ये वाला काम इधर चलता रहेगा। उसके बाद 43 के बाद हमारा 51 बड़ा है और 51 के बाद हमारा 72 बड़ा है। तो ये इसका पैटर्न है इनपुट का हर एक चरण का। ये पहला चरण था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इसी इनपुट के सारे अब हमको अलग एक इनपुट मिलेगा, हमसे पूछा जाएगा कि कौन सा चरण इसका चौथा होगा, इसका कौन सा चरण पांचवा होगा, या टोटल कितने चरण इस पर्टिकुलर इनपुट में हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना 30th क्वेश्चन देखते हैं कि इसी पैटर्न में हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। कहा गया ऊपर के चरणों से लागू मीन इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये हमें चरण 4 दिया है, इसका चौथा चरण हमसे दिया गया है और कहा गया है कि इसका इनपुट क्या होगा। मीन्स आपको ये टर्म दिया गया और पूछा गया है कि ये क्या होगा। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं क्या इसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक है। तो देखिए इसमें ऐसा कोई लॉजिक यूज नहीं हुआ है कि हाँ सबसे बड़े वाले के साथ मीन्स एम के साथ सबसे बड़ी संख्या को यूज किया गया है, जे के बाद उसके बाद वही संख्या को यूज किया गया है। इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं यूज किया गया है। इसलिए बहुत सीधी सी बात है कि हमें चाहे चौथा चरण दिया गया, पहला चरण दिया गया हो, कोई भी चरण दिया गया हो, हम ये नहीं बता सकते कि ये जो डिजिट्स हैं ये किस फॉर्म में अरेंज की गई होंगी, या ये जो नंबर, ये जो आपके लेटर्स हैं ये किस फॉर्म में अरेंज किए गए होंगे। ऐसा हमें कोई सेट पैटर्न यहाँ पे गिवन नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हो जाएगा कि इसको तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनपुट दिया होता तो हम आउटपुट तो इसका निकाल लेते। अगर इनपुट दिया होता तो हम इसके चरण जो है निकाल लिए होते, लेकिन अब आउटपुट पूछा जा रहा है। नॉर्मल सी बात समझिए, अगर इससे पहले थर्ड पैटर्न लाना होगा तो हमें क्या पता कि ये जो 35 है ये जो 43 यहाँ पे लिखा है ये कहाँ जाएगा, हम ये नहीं बता सकते ना ये 43 हमारा कहाँ पे जाएगा। कोई सेट पैटर्न हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे तय नहीं किया जा सकता, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको एक इनपुट गिवन है और इस इनपुट में हमसे कहा गया है कि ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए इनपुट में
4 में दाएं छोर से 9वें स्थान के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि चरण 4 हम निकाल लें। तो उधर हमने इसके चरण निकाल रखे, लेकिन इतना बड़ा काम आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनपुट हमको क्या गिवन है। इनपुट में आपको जो जन्माष्टमी 95 से लेकर 9 से 54 तक गिवन है, और हमको पता है कि जो हमें पैटर्न फॉलो करना है वो हमें लावनी बिहू वाला ही करना है। इट मीन्स हम एक एक करके अरेंज करेंगे अपने नंबर लेटर्स को। पहले बड़ा लेटर लेंगे, वो उसके पीछे उससे छोटा, फिर उसके पीछे उससे छोटा, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इधर हम नंबर का असेंडिंग ऑर्डर लेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जन्माष्टमी था। इट मीन्स ये नवरात्रि से लेकर आगे वाला काम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम फिर छोटा सा बस लिख लेते हैं क्या क्या हमें करना है, बच्चा कुछ हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हमारा लास्ट में क्या था यहाँ पे 12, 54 एंड 12। पहला अगर हम चरण देखें 54, सॉरी पहले में ही नहीं लिखेंगे, 54 लिखा है। सबसे पहले हम लेके आएंगे, सबसे बड़ा हमारा इसमें क्या है, नवरात्रि है, एंड सबसे हमारा बड़ा है, तो हमने नवरात्रि लिखा और आगे वाला बिल्कुल नॉर्मल रख दिया, कुछ नहीं लिखा इसमें। इसमें हमारा ये यहाँ से यहाँ पे लेकर कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, बस लास्ट का देख लिया। लास्ट में हमारा क्या है नवरात्रि हट गया तो 12 और 54 हमारा बचा हुआ था, लेकिन हमको सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, इसलिए हमने 54 के आगे 12 को लिख लिया। ठीक है, फिर अगला आते हैं, तो सेम पैटर्न हमारा फॉलो होगा। पिछला वाला क्या होगा, इस बार जन्माष्टमी आगे आ जाएगा, इस बार जन्माष्टमी आगे आ जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 12 के आगे 36 आ जाएगा। बीच वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। फिर अगला आएंगे तो फिर इस बार हमारा होली आगे आ जाएगा, और लास्ट में हमारा 30 से बड़ा कौन है, 54 है, वो लिख देंगे। तो सेम काम हमें एक बार लिखना है, और बीच वाले को हमें, जैसे पहले हम कोई स्टैंजा लिखते थे तो उसके शुरुआत और लास्ट का क्या कहते हैं, 2-2 वर्ड लिख देते थे, उसके बाद हमारा वो खत्म हो जाता था। फिर हमको वैसा ही काम यहाँ पे करना है, लेकिन जो चौथा टर्म जो हमसे पूछा गया होगा उसको हमें यहाँ पे पूरा लिखना होगा। और अब हमने चौथा टर्म ना निकाल दिया, जो कि हमारा ये चौथा टर्म है, और हमें इसमें हमसे कहा गया है कि दाएं छोर से, तो दाहिना छोर हमेशा दिखेगा, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, दाहिना छोर आपका ये होगा राइट साइड से, इधर वाला, और ये आपका बायां छोर है। कहा गया है दाएं छोर से 9वें स्थान, तो सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स एन पे। ठीक है, कहा गया है दाएं छोर से 9वें स्थान के दाईं ओर 5वें स्थान पर। अब इसका दाईं ओर ये होगा, तो 1 2 3 4 5 कहा गया है इस स्थान पर, 5वें स्थान पर क्या होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर आपका 12 आ रहा है, आंसर आपका 12 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 देखिएगा, कह रहा है नीचे दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में, अंतिम चरण हमारा ये होता है, तो हमें समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज मिलती है पहले उसको निकाल के रख लीजिए, बार बार उसको हटाइए नहीं, या बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अंतिम चरण में निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक जैसे हैं और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा उसमें से एक हिस्सा नहीं है। मीन्स आपको जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आपका जन्माष्टमी के साथ 80 लिखा हुआ है, चतुर्थ के साथ आपका 36 लिखा हुआ है, दशहरा के साथ आपका 54 लिखा हुआ है, और नवरात्रि के साथ आपका 95 लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि क्या कहता है। सारे अंतिम में तो हमको पता नहीं कि सारे नंबर, सारे जो वर्ड्स हैं इधर आ जाते हैं और नंबर उधर चले जाते हैं। इट मीन्स कोई ना कोई आपको गैपिंग यहाँ पे गिवन होगी। तो जन्माष्टमी 80 अगर देखें तो जन्माष्टमी और 80 के बीच में आपके 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम दशहरा और नवरात्रि देखें तो आपके 5 टर्म आ रहा है। दशहरा में अगर देखेंगे और नवरात्रि के साथ अगर हम देखेंगे तो उन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 5 टर्म आ रहे हैं। नवरात्रि में 95 मीन्स 1 2 3 4 5 95। नवरात्रि देखते हैं, उसका दशहरा देखें, दशहरा में 1 2 3 4 5 54। तो इन सब में बीच में गैपिंग जो है वो क्या है, 54 है। लेकिन चतुर्थ में अगर देखें तो गैपिंग हमारी एक ज्यादा आ रही होगी, 6 आ रही होगी। चतुर्थ और 36 है, 1 2 3 4 5 6 6 के बाद आपका 36 आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका चतुर्थ वाला होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे मशीन इनपुट के 3 क्वेश्चन। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है, और इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा चित्र इन तीनों के संबंध को दर्शाता है। कहा गया है कवि, राजनेता और अभियंता। हमसे कहा गया है कवि, राजनेता और अभियंता मीन्स इंजीनियर। अब ये समझ लीजिए कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अगर राजनेता है तो वो कभी नहीं हो सकता, अगर कोई इंजीनियर है तो वो राजनेता नहीं बन सकता। प्राइवेट सेक्टर में भी जो इंजीनियर होते हैं वो राजनेता बन जाते हैं।
तो सेम चीज ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप हमारे करेंगे। ठीक है, तो कवि, अभियंता और राजनेता, ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप बंद करेंगे। एक सब कवि राजनेता अभियंता नहीं होते, सब कवि राजनेता नहीं होते, इसलिए ओवरलैपिंग होगी, एक के अंदर दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। तो चलिए हम लोग ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या क्या है, कहा गया है कि ये जो आपके वर्ड्स हैं इनको डिक्शनरी में असेंडिंग ऑर्डर में जैसे लिखा जाता है वैसे में लिखना है। तो देखते हैं कॉमन क्या है, ये SEA 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 और SAA सब में क्या है, कॉमन है। अब देखते हैं क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका RSTS में सबसे पहले आपका M आएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा 1, तो इसको पहले लिख लेते हैं 5 4 3 2 1, इसी फॉर्म में लिखा है। हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, M आपका M वाला कंप्लीट हो गया। अब आता है RST, मीन्स ये हो जाएगा 2, और S में 2 लोग हैं, S के बाद O है, S के बाद H है, तो ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 1 4 2 3। तो 5 1 4 2 3 आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहा है 5 1 4 2 3 विल बी योर आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हमसे क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से असंगत क्या है, क्या क्या हमें गिवन है ये देख लेते हैं। 83 हमें गिवन है, 34 गिवन है, 47 गिवन है और 62 गिवन है। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये किसी ना किसी स्क्वायर के आसपास हैं। तो अगर इसको देखें तो ये 9 के स्क्वायर के आसपास है, इसको देखें तो ये 6 के स्क्वायर के आसपास है, ये 7 के स्क्वायर के आसपास है, ये 8 के स्क्वायर के आसपास है। और अगर तुरंत जल्दी से आपने समझ लिया होगा तो ये होता है 81 9 का स्क्वायर, ये होता है 36, ये होता है 49 और ये होता है 64। तो ये कुछ कम ही हो रहा है, -2 और -2 हो रहा है, लेकिन इस वाले में +2 हो रहा है। तो यहाँ पे 83 आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, मीन्स गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है। 36 कह रहा है एक विशेष कूट में बैगिंग को ये लिखा जाता है BEGIN। बैगिंग को क्या लिख रहे हैं, YLJH और K। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कितने नंबर का है। अगर इसको देखें तो ये हमारा कितने नंबर का है, ये 2 होता है और ये 25 होता है, ये हमारा 5 होता है, ये हमारा 12 होता है, ये हमारा 10 होता है, ये हमारा 7 होता है, ये हमारा 9 होता है, ये हमारा 14 है, ये हमारा 8 है और ये हमारा क्या है 11 है। ठीक है, इसमें लगा क्या है ये आपको बता देता हूं। इसमें रिवर्स लगा है ऐसे। ठीक है, 2 और 11 में जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है, 5 और 8 में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, 7 10 में डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, 9 12 में डिफरेंस 3 का डिफरेंस है, 14 25 में डिफरेंस 11 का डिफरेंस है। और हमसे पूछा गया है जोनल ZONAL का कूट क्या होगा। तो अगर Z का देखें तो Z हमारा 26 होता है, O हमारा 15 होता है, N हमारा 40 होता है, A हमारा 1 होता है और L हमारा क्या होता है 12 होता है। और हम देखें कि यहाँ पे क्या है, पहला है जो आखिरी में कन्वर्ट हो रहा है और ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब ऐड हो रहे हैं। पहले में 9 ऐड हो रहा है, लास्ट जा रहा है, दूसरे में 3 ऐड हो रहा है, लास्ट जा रहा है, उसके बाद ऐसे ही पहला जो है वो रिवर्स जा रहा है। तो 26 है, 26 में सबसे पहले 9 ऐड करना है, 26 में 9 ऐड करेंगे तो A से स्टार्ट होगा और वो हमारा क्या हो जाएगा 9 टर्म हो जाएगा और 9 हमारा क्या होता है, 9 हमारा होता है I। ठीक है, उसके बाद 3 की गैपिंग है तो O में 3 ऐड करेंगे 18 आएगा, तो क्या हो जाएगा R। फिर N आएगा, N में 3 ऐड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, तो NMNOP, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा P हो जाएगा, सॉरी Q, ये क्या हो जाएगा हमारा Q हो जाएगा। फिर हमें 3 ऐड करना है, A में 3 ऐड करेंगे
डी हो जाएगा। और लास्ट में हमें 11 ऐड करना है, 12 में 11 ऐड करेंगे 23 आएगा। और 23 हमारा किसका होता है? 23 हमारा होता है एक्स का। किसका होता है? एक्स का नहीं, डब्ल्यू का होता है। डब्ल्यू होता है 23, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा डब्ल्यू डी क्यू आर आई। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे सही है। तो है डब्ल्यू डी क्यू आर आई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्या गया? एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग, इंजन संयोजन विभाग जो है, अगला क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 37, एक कार बनाने वाली कंपनी में इंजन संयोजन विभाग पेंटिंग विभाग के उत्तर दिशा में है। तो जो पेंटिंग वाला जो विभाग है उसकी उत्तर दिशा में क्या है? इंजन वाला विभाग आपका है उत्तर की दिशा में। फिर कहा गया है जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में है। तो जांच विभाग उत्पादन विभाग के पूर्व में है। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है परंतु पेंटिंग विभाग के पश्चिम में है। और पेंटिंग के कहां पे है? पेंटिंग के पश्चिम में है। कुछ ऐसा, तो हम यहां पे देख लें तो यहां पे जांच आ जाएगा और यहां पे उत्पादन विभाग हमारा आ जाएगा, और ये इसके उत्तर में हो गया। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है पेंटिंग उत्पादन और जांच विभाग एक ही पंक्ति में है। पेंटिंग और जांच एक ही पंक्ति में है। ठीक है, वो तो दिख रहा है क्लियरली हमें। इंजन संयोजन विभाग के संदर्भ में जांच विभाग किस दिशा में स्थित है? तो जांच विभाग आपका किस दिशा में हो जाएगा? नीचे और पीछे, मीन्स पश्चिम और दक्षिण। तो हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हमारा क्या हो जाएगा? जांच विभाग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रॉबिन विपिन का पुत्र है। रॉबिन जो है ये पुत्र है विपिन का। क्लियर? विपिन का बी से हो जाएगा फिर ये। फिर कहा गया है राशेल रॉबिन की बेटी है। राशेल जो है तो आर लिख लेते हैं, बेटी के लिए माइनस का सिंबल लगाते हैं। तो राशेल बेटी हो गई किसकी? रॉबिन की। फिर कहा गया है युवा राशेल की मां है। युवा जो है वो राशेल की मां है, इट मीन इसकी वाइफ हो जाएगी युवा। क्लियर है? जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। डोनाल्ड राशेल का भाई है। राशेल का जो ब्रदर है वो क्या है? डोनाल्ड है। और लास्ट में कहा गया है डोनाल्ड का विपिन से संबंध क्या है? तो ये कौन है? विपिन के, रॉबिन विपिन का पुत्र है। रॉबिन जो है पुत्र है विपिन का, तो विपिन को यहाँ पे प्लस ही रखा गया होगा, नहीं तो हमारा जैसा ऑप्शन है नहीं आ पाएगा। तो अब क्या दिख रहा है? डोनाल्ड का संबंध विपिन से क्या है? तो विपिन इससे क्या हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे। तो डोनाल्ड विपिन का पोता है, सॉरी, डोनाल्ड का संबंध विपिन से क्या है ये कहा गया। तो डोनाल्ड जो है वो विपिन का क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा, मीन्स ग्रैंडसन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर विपिन को हम प्लस ना करते तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहती। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विपिन अगर प्लस भी होते माइनस भी होते तो हमारा कोई टेंशन नहीं होती, दोनों में ही आंसर हमारा पोता ही आता, मीन्स ग्रैंडसन ही हमारा आंसर आता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कह रहा है? कह रहा है 5 लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। उनके नाम है जोएल, प्रीति, वेंकी, शान और रुपेश। ये 5 लोग किसी यात्रा पे जा रहे हैं और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहा गया सभी का संबंध एक ही परिवार से है। जोएल जो है वो मदर है किसकी? प्रीति की मां है। जोएल प्रीति की मां है, जो कि रुपेश की पत्नी है। तो प्रीति कौन है? रुपेश की पत्नी है। इट मीन्स ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर कहा गया है शान जोएल का भाई है, तो इसको इक्वल से कर लेते हैं, डैश से भाई बहन को कर लेते हैं। तो जोएल का जो भाई है वो कौन है? शान है, ये हो जाएगा प्लस। फिर कहा गया है वेंकी जोएल का पति है। तो वेंकी जोएल का पति है और पति पत्नी के लिए इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो हमसे कहा गया है प्रीति का शान से क्या संबंध है? प्रीति का शान से क्या संबंध है? तो प्रीति कौन है? शान की भांजी होगी, क्योंकि उसकी माता जी का भाई है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भांजी मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ना आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है, क्लेम को CLAIM, क्लेम को लिखा जा रहा है LCBMI। तो देखते हैं इसमें पैटर्न क्या है। देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और इन दोनों में +1 हो रहा है। ठीक है, तो हमसे अगला कहा गया है कि केबल को क्या लिखेंगे, CABLE। तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, AC, इसमें एक ऐड करेंगे C, ये हो जाएगा EL। तो ACCEL विल बी अवर आंसर, सो आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो उसके नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आप लोगों तक आ जाएंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैथमेटिक्स और हिंदी और उसके साथ जो जीएस के जो हैं जो पैटर्न थे, टर्म्स थे, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। रीजनिंग का ये हमारा पहला कुछ लेसन था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये थे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो कि 14 दिसंबर 2017 के पेपर यूपीएसआई का पेपर था उसके क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स, हिंदी और सामान्य अध्ययन के जो सेट है वो मैं आप लोगों को उसके 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप वो वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। अदरवाइज हमने इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से जाकर भी यूपीएसआई के जितने भी अभी तक हमने वीडियो बनाए हैं वो सारे आप देख सकते हैं। अगला वीडियो हमारा मैथमेटिक्स का आएगा जो कि मुझे 14 दिसंबर 2017 के पेपर में करवाना है, तो उसके लिए आप लोग वेट करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।